आज हम साम दाम दंड भेद पर चर्चा करेंगे। आज का जो उद्धरण संख्या है वो है 5070। दूसरों से व्यवहार करने में चार भूमिकाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। साम दाम दंड भेद। प्रत्येक व्यक्ति या समूह समय समय पर चारों का प्रयोग करता है, किंतु दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। भारतीय संस्कृति साम को अधिक महत्व देती है, पश्चिम की संस्कृति दाम अर्थात धन को, इस्लामिक संस्कृति दंड अर्थात बल प्रयोग को, तथा साम्यवादी संस्कृति भेद अर्थात वर्ग विद्वेष को महत्व देती है। तो ये है आज का टॉपिक, आज का कोटेशन जिस पे हम विचार करेंगे। ये जो आज बात हमें करनी है वो है साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद भारतीय कूटनीति का एक अंग है। कूटनीति के जो चार प्रकार बताए गए हैं वो है साम दाम दंड भेद। साम का मतलब है किसी को समझाना। जब हमें अपनी बात मनवानी है, जब हमें अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, तो हमें किसी को समझाना पड़ता है, तो इसे हम साम कहते हैं। दाम, दाम मतलब धन। साम दाम दंड भेद, दाम हम किसी को धन देकर करते हैं। दंड का मतलब है जब वो व्यक्ति न समझाने से माने, न वो किसी लोभ लालच में आए, तो तीसरी विधि है दंड। उसे डरा धमका कर बल प्रयोग से उसे अपनी बात मनवाना। अगर वो दंड से भी नहीं माने तो चौथा है भेद। भेद का मतलब है कूटनीति, वर्ग विद्वेष या और भी तरह से अपने स्वार्थ को सिद्ध करना। ये है हमारी भारतीय कूटनीति की अंग। अब हम ये जानेंगे कि साम जो व्यवस्था है, जो साम, हम भारतीय लोग उसको अधिक महत्व देते हैं। हम भारतीय लोग साम इसको 2 अधिक। मिनट लगेगा उसको चालू होने में। वहां वाले को चालू होने में 2 मिनट लगेगा पहले। अच्छा। हम भारतीय साम को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाले को अपनी बात को समझाएं, उनको अपनी बात से अवगत करवाएं। जो पश्चिम की संस्कृति है या ईसाइयत है, वह दाम को महत्व देती है, वह धन को महत्व देती है। यह देखा भी जाता है कि आज भी जो वहाँ की संस्कृति है, ईसाइयत की संस्कृति, धन के माध्यम से अपनी बात मानने का प्रयास करती है। जो ईसाई मिशनरीज हैं वो धन के माध्यम से ही वर्तमान समय में भारत में ईसाइयत का प्रचार कर रही हैं। जो तीसरा है वो है दंड, जो इस्लामिक संस्कृति का अंग है। इस्लामिक संस्कृति दंड को मानती है और ये दिखता भी है। वह जहां भी जाते हैं बल प्रयोग के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। और जो साम्यवादी संस्कृति है वह भेद अर्थात वर्ग विद्वेष को महत्व देती है। वर्ग विद्वेष का मतलब है वर्ग विद्वेष का मतलब है कि जैसे जातिवाद, लिंग भेद, वर्ग भेद या इसी तरह की बातों को समाज में फैलाना और उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना।
एक बात यहाँ पे कहनी होगी कि इन चारों का जो महत्व है, ये जो भूमिका है, ये समय समय पर बदलती रहती है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं, इस्लामिक संस्कृति जो दंड को मानती है, लेकिन मेरा मानना है कि इस्लामिक संस्कृति दंड के अलावे वो भेद पर भी विश्वास करती है। 1928 में इस्लामिक ब्रदरहुड की स्थापना हुई। उस व्यवस्था के अंतर्गत जब आप उसकी आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे तो उन लोगों ने भेद को भी एक अनिवार्य अंग माना है। आज भी हम देखते हैं कि जो इस्लामिक ताकतें हैं भारत या पूरे विश्व में भेद का ही इस्तेमाल करती हैं। वह अपने नैरेटिव को चलाती हैं, जो अपनी जो किताब है, जो उसके धर्म ग्रंथ है, उसके बारे में वो गलत व्याख्यान करते हैं। लव जिहाद भी इसका ही एक अंग है। यह भेद का ही एक अंग है। इसके अलावे और भी तरह की चीजें हैं जो इस्लामिक ताकतें भारत में या कहीं भी इस्तेमाल करती हैं। ये बात देखने लायक है कि एक जो अल्पसंख्यक समूह है वह कैसे बहुसंख्यक पे भारी पड़ रहा है। इससे बात जाहिर होती है कि बल प्रयोग से तो ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने भेद को भी अपना हथियार बनाया है। आप बात करते हैं ईसाइयत की या पश्चिमी सभ्यता की। जो पश्चिमी सभ्यता है, भले वह वर्तमान में धन का इस्तेमाल करती है, लेकिन जब उसका इतिहास देखें तो उसने भी बहुत अधिक मात्रा में दंड का इस्तेमाल किया है। ईसाइयत का इतिहास ही दंड का है, रक्तपात और खून खराबे का है। अंग्रेज यहाँ पे ऐसे आए हैं, उन्होंने दंड और भेद दोनों का इस्तेमाल किया। तो मेरा मानना है कि जो दंड है, साम दाम दंड भेद, इसकी भूमिका बदलती रहती है। ये कहना कि साम्यवादियों का जो उनका तरीका है वो भेद है, यह गलत है। जैसे कि जो साम्यवादी हैं भेद को मानते हैं, लेकिन वह दंड का भी प्रयोग करते हैं। आप लेनिन, माओ तुंग, स्टालिन जैसे लोग को देखिए, उन लोगों ने अपने ही देश के लाखों लोगों की हत्याएं करवाई हैं। तो मेरा मानना है कि इसकी समय और परिस्थिति के अनुसार भूमिका बदलती है। और यही जो साम दाम दंड भेद की जो संस्कृति है, या जो इसका जो कूटनीति है, ये पूरे संसार में अभी चल रहा है। तो मैंने अपनी बात को रखा है और इसे समझाने का प्रयास किया। आप लोगों ने मेरी बात को सुना। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। अन्य साथी अपनी बात रखें। ठीक है, मैं थोड़ा सा विषय को रख देता हूँ।
एक तो साम दाम दंड भेद, ये चारों, अगर हम पश्चिम की सभ्यता देखें, इस्लामिक सभ्यता देखें, साम्यवादी संस्कृति और भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति देखें, तो ये मूल रूप से भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों के भी जो अंग है, यह इनकी भी अलग अलग संस्कृतियां हैं। ब्राह्मण की जो संस्कृति है वह साम है, समझाना, क्योंकि वह मार्गदर्शक है और वह झूठ नहीं बोलेगा, झूठ बोलेगा भी तो पकड़ा जाएगा। तो ऐसे में जब हम ब्राह्मण की प्रवृत्ति की बात करते हैं तो ब्राह्मण की प्रवृत्ति का व्यक्ति उपदेश दे सकता है, प्रवचन दे सकता है, शिक्षा दे सकता है, समझा सकता है, लेकिन वो हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा, वो बल प्रयोग नहीं करेगा। दूसरी परिस्थिति देखते हैं जो क्षत्रिय की है, जिसे आप राज्य कहिए, सरकार कहिए, गवर्नमेंट कहिए, तंत्र कहिए, उसकी नियुक्ति ही की गई है दंड की प्रक्रिया के लिए, सुरक्षा और न्याय के लिए। तो जब दंड की बात आती है तो वहां पर जो है हमें राज्य दिखाई देता है कि राज्य के पास यह व्यवस्था दी गई है। तीसरी चीज देखते हैं हम वैश्य को। वैश्य व्यापारी है, और व्यापारी सब कुछ सत्य ही बोलेगा, कुछ छिपाएगा ही नहीं, तो व्यापार चलेगा ही नहीं। व्यापार में तो बहुत सारी चीजें अपनानी ही पड़ती हैं। क्षत्रिय व्यवस्था में भी अगर हम देखते हैं, राज्य भी कूटनीति के आधार पर चलता है, लेकिन राज्य के भी दो अलग अलग भाग हो जाते हैं। एक राज्य का वह भाग है जो न्याय देता है, एक राज्य का वह भाग है जो सुरक्षा देता है, राज्य का एक भाग वह है जो नीतियों का निर्धारण करता है। तो जो भाग न्याय करता है और नीतियों का निर्धारण करता है, उसमें तो ब्राह्मण प्रवृत्ति के लोग ज्यादा होते हैं, उसमें समझदार लोग ज्यादा रहेंगे। और जो जो रक्षा करने का काम करेगा, वहां पर देखेंगे तो क्षत्रिय प्रवृत्ति के लोग ज्यादा हो जाते हैं, वहां पर उनकी आवश्यकता है। तो एक संतुलन हमारे यहाँ बना हुआ था। शूद्र को जो कहा वह भेद नीति है, अर्थात फूट डालो राज्य करो। ये ईसाइयों की पुरानी नीति रही है, और ऐसा नहीं है कि तभी रही थी, आज भी नहीं है। आज भी हमने देखा, जब ऋषिकेश का चुनाव हुआ तो बहुत सारी फंडिंग सिर्फ इस बात के लिए की गई ताकि यहाँ के लोगों को देसी और पहाड़ी के नाम पर बांट दिया जाए। तो फूट डालो राज्य करो की जो नीति है वह तो अंग्रेजों की ही नीति है। ये बात और है कि उनके पास एक या दो आधार थे, धीरे धीरे उनके पास आधार बढ़ते चले गए, या फिर साम्यवाद ने उनको और आधार दे दिए। साम्यवाद ने जो है वह स्वतंत्रता से पहले देखेंगे तो हिंदू और मुसलमान दो ही आधार थे। महिलाएं पुरुषों के विरुद्ध इतना नहीं थी, धीरे धीरे उसमें महिलाओं को जोड़ दिया गया, फिर धीरे धीरे जातियां भी जुड़ती चली गई। भारत के विभाजन के बाद हम देखते हैं तो विभाजन के बाद जब अंग्रेज चले गए, लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र में यह समस्या और विकृत हो गई, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो संवैधानिक व्यवस्था है वह साम्यवादियों के कब्जे में चली गई। तो उन्होंने तो जो है एक कदम और बढ़ करके हमारी संविधान व्यवस्था में ही सीधे सीधे जो है उन लोगों ने साम्यवाद का एक तरह से पूरा का पूरा समावेश कर दिया। तो हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें भी आप देखेंगे साम्यवादियों का एक वर्चस्व दिखाई देता है। और इसी के लिए उन्होंने संविधान का भी ऐसा ही निर्माण किया, किसी को समान अधिकार नहीं दिए, किसी को विशेष दे दिए। कहीं आर्टिकल 14 बनाया, उसी का उल्लंघन करते हुए आर्टिकल 16 बना दिया। तो साम्यवादी जो व्यवस्था है, फूट डालो राज्य करो की, जो अंग्रेजों की व्यवस्था थी, वह तो भारत में वर्तमान राजनीतिज्ञों की भी वही व्यवस्था है। वह भी नहीं चाहते हैं कि समाज कभी एकजुट हो पाए, और वह समाज को जातियों के नाम पर, अन्य वर्गों के नाम पर बांट के रखते हैं। तो वास्तव में क्या हमारी सरकारें साम्यवादी विचारधारा से जो है प्रेरित नहीं हैं, या फिर वहां वोट बैंक नहीं बना हुआ है? वो भी वही काम करते हैं जो साम्यवादी करते हैं, श्रमजीवियों को बुद्धिजीवियों के विरुद्ध भड़काना। तो भारत में तो पूरी तरह से चल ही रहा है कि आप जो है पूंजीपतियों को शोषक बता दो, एक को शोषित शोषित बता दो। ये तो साम्यवाद की ही नीति है, और ये हमारी राजनीति में भी दिखाई देती है। और यही जो है वैश्विक स्तर पर जो है साम्यवादी देशों में तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। लेकिन जब हम बात करते हैं साम्यवाद की भेद नीति की,
तो मैं देखता हूँ साम्यवाद भेद नीति भी वहीं अपनाता है जहाँ लोकतंत्र हो, जहाँ पर साम्यवादी सरकारें हो जाती हैं, जहाँ उनकी व्यवस्था लागू हो जाती है, वहां पर उनको फिर किसी प्रकार के जो है भेद की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां तो वह शासक के भूमिका में आ जाते हैं और सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में हो जाता है। फिर तो आपकी स्वतंत्रता बाधित हो गई। इस्लामिक प्रवृत्ति को अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लाम है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा इस्लामिक देश होगा जहां पर जो है लोकतंत्र होगा। अगर लोकतंत्र होगा भी तो नाम का ही होगा। पाकिस्तान में कॉमन सिविल कोड भी आपको दिख जाएगा, बांग्लादेश में आपको डेमोक्रेसी दिख जाएगी, कितने ही अरब देशों में आपको डेमोक्रेसी दिख जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि वहाँ डेमोक्रेसी के नाम पर इस्लामिक शासन व्यवस्था ही रहती है। अर्थात जो उनका जो पुस्तक है, जो धार्मिक ग्रंथ है, उन्हीं के अनुसार उनकी सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। उसमें डेमोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ धार्मिक सर्वोच्चता हो जाती है और धार्मिक सर्वोच्चता के नाम पर सामाजिक हिंसा की भी अनुमति रहती है। और बचपन से ही उन्हें कट्टर प्रवृत्ति का बनाया जाता है, जिसके कारण से उनमें क्षत्रिय प्रवृत्ति आ जाती है। फिर भी हम क्षत्रिय प्रवृत्ति ही कहेंगे, उन्हें क्षत्रिय तो नहीं कह सकते हैं। दोनों की प्रवृत्ति में एक न्याय की प्रवृत्ति है। क्षत्रिय जो होता है बेसिकली वो न्याय के लिए बना हुआ है, राज्य है, स्टेट है, गवर्नमेंट है। और क्षत्रिय प्रवृत्ति प्रवृत्ति जब राज्य से निकल करके समाज में घुस जाती है, तब वह सामाजिक हिंसा को जन्म देती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ देती है। अर्थात क्षत्रिय तो इसलिए बना है ताकि वह राज्य व्यवस्था को संभाल सके, और क्षत्रिय प्रवृत्ति जब समाज में घुस जाती है तो वह राज्य की व्यवस्था को ही बिगाड़ देती है, लोकतंत्र को ही नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरह से देखते हैं कि केवल मुसलमानों में ही ऐसा नहीं है। सिखों को अगर आप देखेंगे तो जो सिख बने हैं वह भी क्षत्रिय प्रवृत्ति के ही होते हैं। जितने भी आपको सिख दिखाएंगे देंगे, सिखों में दो ही कास्ट मिलेगी आपको, महिलाएं सब कौर मिलेंगी, पुरुष सारे सिंह मिलेंगे। तो वो जो सिंह है वो कहाँ से बने हैं? वो सारे सिंह वहीं से बने हैं जो हमारे यहाँ राजपूत थे या फिर हमारे यहाँ जो क्षत्रिय थे, मैक्सिमम वहीं से गए हैं। तो जब वहीं से गए हैं तो वो सिंह प्रवृत्ति यानी कि जो क्षत्रिय प्रवृत्ति है, हिंसक प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं उनके डीएनए में कहिए या परंपरा से कहिए, वो लोग उसका लंबे समय तक अनुसरण करते रहे। वहां भी होता है कि बेअदबी हो गई तो बेअदबी हो गई तो आपके हाथ पैर काट दिए जाए भी। एक घटना घटी ही बॉर्डर पर। भारतीय संस्कृति में ऐसा दिखाई नहीं देता है। आप पश्चिम बंगाल की घटनाएं देख लीजिए, अभी जो एक लड़की को पकड़ा गया उससे पहले कितनी ही स्टेटमेंट दी गई। और वहां पर मुसलमानों की प्रवृत्ति है कि तुरंत एकजुट होकर के किसी भी नाम पर हमारे नबी की तौहीन हो गई, हिंसा करने के लिए तैयार है। प्रवृत्ति के आधार पर देखा जाए तो वो क्षत्रिय प्रवृत्ति के ही दिखाई देते हैं, लेकिन न्यायिक प्रवृत्ति तो नहीं है। पूरी दुनिया में एक हिंदू ही ऐसा दिखाई देता है, भारतीय दर्शन ही ऐसा दिखाई देता है, जिसे आप ब्राह्मण प्रवृत्ति कह सकते हैं। वो किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा नहीं लेता। यहाँ तक कि उसके बारे में कितना कुछ कह दिया जाता है और कितना षड्यंत्र किया जाता है, उसके बाद भी जो है वह समझदारी से ही जो है उत्तर देता है, कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देता। अभी जो पहलगाम की जो घटना हुई, उस पर मैं देखता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू मेजोरिटी में है, तभी हमारे देश में ना कोई दंगे हुए, ना कोई फसाद हुए, ना कोई हिंसा हुई, क्योंकि यहाँ का जो की जनता है वो बहुत समझदार है। और यहाँ लोकतंत्र तभी तक है जब तक हिंदू प्रवृत्ति है, ब्राह्मण प्रवृत्ति है। अगर यही काम किसी इस्लामिक कंट्री में हुआ होता तो शायद माइनॉरिटी सेफ नहीं रही होती। यही हम देख रहे हैं, यूरोप और फ्रांस आज जल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी प्रवृत्ति की वजह से जल रहा है, जो लगातार समाज में हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो ये कहते हैं कि शिर्क जो है वो बड़ा गुनाह होता है, मर्डर करना जो है वो छोटा गुनाह हो गया। तो बचपन से जो उनकी शिक्षाएं दे दी जा रही हैं, वह शिक्षाएं उन्हें हिंसक बना रही हैं और वह समाज और मानवता के लिए खतरा है। साम्यवादियों की जब बात करते हैं तो साम्यवादियों में हम दो देश देख ही रहे हैं, चीन और रूस। ये भी प्रयास करते हैं स्वयं को लोकतांत्रिक बताने का। लेकिन भारत में जब आप कम्युनिस्टों को देखेंगे तो ये क्या करते हैं, ये भी हिंसा का समर्थन करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन सारा का सारा जो नक्सलिज्म है उसको दलित कह करके, जल जंगल जमीन की लड़ाई करके उसी का सबका सब कुछ अधिकार है। जैसे बाकी दुनिया में जो लोग पैदा हुए हैं वो सब बेकार पैदा हुए हैं, सब जंगल 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 जमीन इन्हीं के हो गए हैं, तो बाकी लोग किसके आसमान में रहेंगे। तो ये है तो सबका है, लेकिन वो भड़काते किस नाम पर हैं कि देखो तुम्हारा ही शोषण हो रहा है। और दूसरी तरफ वही लोग कहते हैं कि तुम्हारा विकास भी नहीं हुआ है, तुम लोग 3,000 साल 5,000 साल से पिछड़े हुए हो। और जब जमीनें लेने की बात आती है कि आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन होगा,
तो भड़का दिया जाता है कि सरकारें सब कुछ अधिग्रहण कर लेंगी। यही साम्यवादियों का चरित्र है, जिसे दोहरा चरित्र कह सकते हैं। एक तरफ वो आपको विकास से रोकते हैं और दूसरी तरफ आपको ये भी कहेंगे कि देखो, आपका विकास हो नहीं पा रहा है, आपको मुख्य धारा में नहीं लाया जा रहा है, आपके संसाधनों का दोहन हो रहा है। तो वो एक तरफ तो महिलाओं को पुरुषों के विरुद्ध भड़काते हैं कि देखो, ये इन्होंने 3,000 वर्षों तक, 5,000 वर्षों तक तुम्हारा शोषण किया, अब तुम्हारी बारी है शोषण की। यानी किसी ऐसी व्यवस्था को देने के लिए तैयार नहीं है जहां सामाजिक न्याय हो, बल्कि सामाजिक न्याय के नाम पर वो जो शोषित है या पीड़ित है उसी को बाद में अन्यायकारी बनाने का प्रयास करते हैं। ये साम्यवादियों की नीति चल रही है। तो ये पूरी दुनिया में जो चार संस्कृतियां हैं वो तो हैं ही है, लेकिन भारतीय दर्शन में भी देखा जाए तो हमारे यहाँ जो राजा महाराजा होते थे, शासक होते थे, वो क्या करते थे? शत्रु के यहाँ भेद लगाने के लिए, उसकी जानकारी निकालने के लिए अपना गुप्तचर भेजते थे। वह भी भेद की ही नीति थी। भेद का मतलब भेदभाव नहीं है, जैसा सुप्रचारित करने का प्रयास किया जाता है। भेद का मतलब ही है भेद डालना, फूट डालना। और ये तो मैंने जब मनुस्मृति पढ़ी तो मनुस्मृति में जो शत्रु बताए गए हैं, 3-4 प्रकार के शत्रु बताए गए हैं, तो वहाँ भेद नीति मनुस्मृति में तो बहुत स्पष्ट रूप से आती है कि जब आपका शत्रु ऐसा हो जो बहुत अधिक ताकतवर है, आप कमजोर है, उस समय आप भेद नीति का प्रयोग करिए, आप टकराइए मत उससे। या तो आप उसके बराबर का कोई शत्रु है, आप उससे जो है उसके साथ आप मर्ज कर लीजिए। अन्यथा जब तक आपकी इतनी शक्ति नहीं है कि आप उससे टकरा सकते हैं, तब तक आप भेद नीति का सहारा लीजिए, या आप उसके साथ मित्रवत व्यवहार करिए। तो ये जितनी भी चीजें निकली तो हमारी ही संस्कृति से हैं और चारों वर्णों के लिए अलग अलग बनी हुई थी। ये ओवरलैपिंग हो गई कि एक दूसरे के कार्य में सबने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और वैश्विक स्तर पर देखी तो ईसाई जो है, उन्होंने दुनिया में हिंसा भी करी है। चाहे हम रेड इंडियंस की बात करें, स्पेन पूरा अमेरिका में गया तो केवल हिंसा के बल पर ही गया। भारत में अगर ब्रिटिशर्स आए, 7.5 लाख क्रांतिकारी का मारे गए, तो वो हिंसा के बल पर ही हुआ। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नीतियों को बदलाव करने का जो है नीतियों को बदलना शुरू किया। आज ईसाइयत की प्रवृत्ति भारत में हिंसा के बल पर काम नहीं करती, वह पूरी तरह से जो है धन के बल पर काम करती है। आप नागालैंड देख लीजिए, पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं वहां देखिए, वो केवल और केवल धन के बल पर कार्य कर रहे हैं। नेपाल में जब भूकंप आया तो वहां भी उन्होंने धन के ही बल पर जो है, सहायता के बल पर, सेवा के नाम पर जो है लोगों का कन्वर्जन करना शुरू किया। तो यही मुझे बात रखनी थी। बाकी के जो है साथी अपनी बात रख सकते हैं जी। धन्यवाद। जी, और बताइए। मोहन जी, नरेंद्र जी, राजेश प्रजापति जी, अभी तो सब साथी रह गए हैं। राकेश जी, आप कुछ बोलना चाहें? हेलो। जी मोहन जी, बताइए। सभी साथियों का आज की चर्चा में अभिवादन है। आदरणीय आदर्श जी ने आज का जो विषय रखा है, साम दाम दंड भेद, तो ये जो साम दाम दंड भेद है, ये जहां भी राज काज का कार्य चलता है, चाहे वह विश्व स्तरीय हो या पंचायत स्तरीय हो, छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक इस नीति का, चाहे वह जानते हो या नहीं जानते हो, फिर भी इसका उपयोग जो है, जहां पर जिसकी छोटी सत्ता हो या बड़ी सत्ता हो, उसको संचालन करने के लिए या उसको कंट्रोल या नियंत्रण करने के लिए या व्यवस्थित करने के लिए, ये जो चार मंत्र हैं, ये हमारे चाहे प्राचीन युग में
ऋषि मुनि महर्षियों ने चाहे राजा को गुण दिया हो, या हम देखते हैं कि श्रद्धेय आचार्य चाणक्य जी भी ने चतुष्ट राजकाय मंत्र जो है साम दाम दंड भेद का दिया, और इसी का वो इस्तेमाल करके समय समय पर कहां पर और कैसे हम इसका प्रयोग करें, बहुत चतुराई के साथ उन्होंने प्रयोग करके और घनानंद को हटाकर आतंकी घनानंद के साम्राज्य को समाप्त कर और पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त महाराज को बैठाया था। तब से जो है इस चतुष्ट तंत्र का इस्तेमाल सब जगह जो भी राज काज में लगे हुए हैं, चाहे वह साम्यवादी हो या लोकतांत्रिक हो या मुस्लिम इस्लामियत हो, जो भी है इसका प्रयोग जो है सो करते हैं। अब है का कौन इसका कितना प्रयोग करता है, तो मानसिकता जो है वो दर्शाता है कि जहां तक जो सनातनी या हिंदुत्व प्रवृत्ति के हैं, ये संघर्ष झगड़ा करने में विश्वास नहीं करते हैं तथा अपने प्रजाजनों का विद्रोह न हो, तो उनको बराबर जो है धन के द्वारा सारा सुविधा भी मुहैया कराते रहते हैं। और उसमें कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनको दंड भी देना पड़ता है। अगर दंड की व्यवस्था राज्य सरकार में नहीं होगी तो व्यक्ति का मूल अधिकार का कहां से सुरक्षा हो सकेगा, ना उसको न्याय मिल सकेगा। और भेद की जो नीति है, ये भी नीति आज के समय में या उस समय में बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। अब इसको प्रमुख रूप से जो हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने भी बताया कि हिंदुत्व या सनातनी जो है, साम मतलब समझाओ, अपने नहीं बनता है तो किसी और जो है आपके मित्रवत देश हैं जिनके पास की ताकत है और उनसे वो भयभीत खाते हैं, तो उनसे संपर्क करके समझाओ। इस समझाइश की नीति को महाभारत में भगवान कृष्ण ने भी जाकर के और दरबार में दुर्योधन को समझाया था कि भाई अगर तुम पूरा राज्य नहीं दे सकते हो तो पांडवों को 5 गांव ही दे दो। लेकिन उसने ये बात नहीं समझी, जिससे कि महाभारत हुआ। दूसरी जो है दाम का है, तो हम देखते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता वाले या लोकतंत्र वाले जो है धन को महत्व भी देते हैं और धन के माध्यम से जो है वो पूरे आज विश्व को आर्थिक गुलामी में लेने का प्रयास करते हैं। और दंड में जो है वो इस्लामियत के देश तो आपने बताया ही है, और बाकी जो है साम्यवादी, चाहे किम जोंग हो, चाहे जिनपिंग हो या पुतिन हो, ये जो है तो कोई समझते नहीं है। आज का जो 3 साल से जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है,
तो समझौता जब होने की बात है तो आई तो इसी पर नहीं हो रही है कि नाटो बोल रहे हैं कि भाई जितना आपने जमीन को कब्जा किया है उसको छोड़ दीजिए और यथास्थिति में समझौता कर लीजिए, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, हम जितना जमीन जीत लिए हैं उसको हम नहीं छोड़ेंगे, जिसके चलते कि समझौता नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज के परिवेश में चारों नीतियों का जो है अपनी परिस्थितियों के अनुसार सब लोग जो है इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मानसिकता जो होती है जिसकी है दंड प्रवृत्ति है, प्रथम में तो चाहता है कि हम दंड के माध्यम से ही कुचल कर ही और अपना सब अख्तियार कर लें। शाम वाला चाहता है कि लड़ाई झगड़ा क्यों करे भाई, कहीं ना कहीं बुद्धि लगा के समझाइश कर लो, जिसको कि भाई बुद्धिमत्ता कहिएगा या डिप्लोमेटिक काज को कल जो कहते हैं, या राजनीति के स्थान पर उसे कूटनीति कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे है वो कर लेते हैं, और जिसके पास दम है तो वो छोटे छोटे बड़े राज्यों को, कहीं महामारी फैल गई तो उस समय मौका देख करके किसी के विरुद्ध में युद्ध हुआ तो ऐसे समय में मौका देखकर उन्हें इतना हथियार या धन का सहायता देकर और उसको जो है एहसान में अपना ले लेते हैं। तो इस प्रकार से सारी प्रवृत्तियां चल रही हैं, लेकिन वक्त के हिसाब से सबको समझौता भी करना पड़ता है, वो करते भी हैं। आज जैसे पाकिस्तान ही है, जब उसकी दंड की नीति जब वो अपनाया कि हम लड़ करके और लड़के हिंदुस्तान से जैसे है हम उसको दबा देंगे, वो समझौता वो हमसे करेगा, लेकिन जब उसकी दम जो है निकल गई तो इसके बाद में अब समझौता, जबकि उसकी प्रवृत्ति दंड था, लेकिन अब मियाए चल रहा है कि किसी प्रकार से समझौता हमारा हो जाए। तो ये वक्त वक्त पर और समय समय पर जो है जो भी राजकाज में लगे हुए हैं, इसको अपने मूवमेंट को और अपने प्रवृत्ति को बदलते रहते हैं, लेकिन ये चार ही प्रवृत्ति है जो समाज पर या राज्य चलाने के लिए हावी रहता है। लेकिन जो बुद्धिमत्ता वाले हैं वो न दाम देंगे और न समझाइश करेंगे न दंड देंगे, और ऐसा गुरु मंत्र उन लोग चलेंगे जो फूट डालो और राज करने वाला नीति है। आज हमारा देश इसमें जकड़ा हुआ है। जाति धर्म भाषा जो हम लोग 8 प्रवृत्ति पर देखते हैं, सबको ऐसे विभक्त कर दिए हैं, अलग अलग तोड़ दिए हैं कि इनको मिलाना बड़ा मुश्किल चीज है जैसे है। ये तो अभी जैसा कि हम लोगों ने अपनाया है, और आज जो है जो मुनि जी बताते हैं, मोदी और भागवत जी का जो अभी समझाइश का नीति चल रहा है, डिप्लोमेटिक का नीति चल रहा है, इससे जो है समाज को फायदा मिल रहा है। और ऐसा ही जो है सबको हमारे ख्याल से काम की नीति से ही चलना चाहिए। लेकिन अब बाकी जैसा होगा, मैं अपनी बात को यहीं पर विश्राम दूंगा और साथी जो हैं इस पर चर्चा करें। जी, अन्य साथी अपनी बात रख सकते हैं।
राकेश जी, श्रीकांत जी, आचार्य जी, कोई अपनी बात रखें। या रामराज जी हैं। प्रणाम बाबा। सभी साथियों नमस्कार। देखिए, जहां तक मैंने नीतियों से ये चीज जानी है या आर्ष ग्रंथों के द्वारा या बुद्धिजीवियों के द्वारा या बाबा के द्वारा, कुछ चिंतन में ये पाया है कि जो भी साहित्य या शब्द का निर्माण होता है तो व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख के होता है। जैसा कि हम देखें, ये चार नीतियां साम दाम दंड भेद एक व्यक्ति के जीवन में परिलक्षित होती हैं। एक अध्यापक है, उसे हम ब्राह्मण माने, क्षत्रिय माने, वैश्य माने, शूद्र माने, लेकिन वो विद्यालय में बच्चे के साथ में चारों नीतियों का प्रयोग करता है। वो समझाता है, पढ़ाता है, ज्ञान देता है और उसके बाद उसे दंडित भी करता है। उसके बाद दाम नीति का भी प्रयोग करता है। दाम नीति का प्रयोग जब बच्चा बहुत अच्छे अंक लाता है या कोई विशेष व्यवहार रहता है तो संस्था के द्वारा या विद्यालय के द्वारा या समाज के द्वारा उसको प्रोत्साहित भी किया जाता है, पुरस्कार दिए जाते हैं। यदि बच्चा नहीं पढ़ता है या उसके साथ में कोई संलग्न व्यवस्था उस तरह की देखते हैं कि इसका ध्यान जो है शिक्षा की ओर नहीं है, तो वहाँ भेद नीति का भी सहारा लेते हैं, डर दिखाते हैं, भय थोड़ा पैदा डर नहीं कहेंगे कि भाई पढ़ोगे नहीं तो आप जो हैं वो कुछ बन नहीं पाओगे, जीवन अंधकार में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भेद नीति हो गई। हम देखते हैं कि चारों नीतियों का प्रयोग होता है। इसी तरह से व्यक्ति विशेष के जीवन में चारों नीतियां प्रयोग होती हैं। सामने वाला हमारा किस तरह का व्यक्ति है, हमें व्यवहार कैसा करना चाहिए, शत्रु है, शत्रु की कैटेगरी क्या है, मित्र है, मित्र किस श्रेणी का है, परिवार में लोग व्यवस्थित रूप में, जो मुखिया है वहां चारों नीतियों का प्रयोग करता है। उसी तरह से हम देखें, ब्राह्मण में दो प्रवृत्तियां आती हैं। एक तपस्वी ब्राह्मण होते हैं और एक जो है कामगार ब्राह्मण भी होते हैं। अब उनको ब्राह्मण कहिए, पंडित कहिए, जाति कहिए, कुछ कहिए। कुछ साल पहले, कुछ पीछे के दृश्य में जाएंगे तो देखेंगे कि जो राजघराने, क्षत्रिय परिवार या बहुत बड़े राजसी परिवार होते थे, चाहे वो कोई किसी व्यवस्था के थे, उनकी बेटियों को विवाह के लिए, वर चुनने के लिए, लड़का देखने के लिए ब्राह्मण और नाई जो एक व्यवस्था थी उस तरह से जाते थे जो कामगार थे। हमने साहित्य में ये भी पढ़ा है कि भोजन व्यवस्था, रसोईया जो होते थे वो वहां पर पंडित ब्राह्मण या जो एक व्यवस्था के अंतर्गत वो रहते थे। तो ये कैसे मान लिया जाए कि ब्राह्मण जो है वो, उनमें भी दो कैटेगरी, एक कामगार और एक तपस्वी। तपस्वी ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता था और तपस्वी ब्राह्मणों के लिए ही हम ऋषि, विचारक, चिंतक और जो अन्य दार्शनिक या शब्दों से संबोधित करते हैं। दूसरी चीज आती है, अभी हमने भारत का परिप्रेक्ष्य देखा कि आदरणीय मोदी जी जो हैं उन्होंने खूब जो है वो कूटनीति का सहारा लिया था और पूरे विश्व में घूमे थे। मतलब शायद ही कोई भी प्रधानमंत्री
जो जिन देशों में नहीं गए थे वो मोदी जी पहुंचे थे, और अन्य देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी इतनी यात्राएं नहीं करते, नहीं की। लेकिन इस समय जब हमने देखा तो वहां अपनी बात को भी रखा, समझाया भी। लेकिन जब विपत्ति काल आया, अभी जो पहलगांव की थोड़ी चर्चा हुई थी, तो हमने ये भी देखा कि भारत के पक्ष में एक भी देश नहीं खड़ा। यहां तक कि नेपाल और जो है बांग्लादेश भी आंखें दिखा रहा है, दिखाई थी। एक भी देश का निष्पक्ष भारत के समर्थन में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं थी। हाँ, वो उन्होंने गलत कहा, सब एक चीज अलग है। और खुल करके पाकिस्तान के पक्ष में दो तीन देश थे। जिस तरह की हमने व्यवस्था देखी, अपने अपने तरह से हम आकलन कर सकते हैं, तब वहां ना तो साम नीति काम आई और ना वेद नीति काम आई। ये भी अभी जो एक शायद कहीं सबमिट हुई है आर्मी के अधिकारी वगैरह का, तो हमारे यहाँ के जो तीन सेना थल जो अध्यक्ष होते हैं उनके ऊपर CDS या कुछ इस तरह की एक पोस्ट है, जो अभी शायद दूसरी बार हुए हैं। पहले एक और थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो है वो विमान कितने मारे गए ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन हमने तुरंत जो है उस पर नीति बदली और उसका जो है तकनीकी और जो कमियां थी उनको पकड़ा गया। यहाँ पर यह भी आता है, क्या देश के लिए, राष्ट्र के लिए जानने का ये अधिकार नहीं है? अगर हम हम जानते हैं कि युद्ध जो है वो मनोवेग के आधार पर जीते जाते हैं, लड़े जाते हैं। लेकिन यदि हम उसी मनोवेग के आधार पर मीडिया के द्वारा जो खबर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष पक्ष होता है तो वो कोई ना कोई चीज रखता ही है, तो उसके आधार पर जो चीज निकल कर के आती है, फिर देश को, समाज में एक ऐसा वातावरण पैदा होता है कि सरकार हमसे कुछ छुपा रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो नीतियां हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ अलग अलग व्यवस्था में सामने वाले की स्थिति परिस्थिति पर आकलन करता है। मैं नहीं समझता कि ब्राह्मण के लिए ये नीति है, क्षत्रिय के लिए ये नीति है, और वैश्य के लिए नीति है, और शूद्र के लिए नीति है। चूंकि मैं धर्म का थोड़ा विद्यार्थी रहा हूं, दार्शनिक विषय रहा है, हमारे एक भी ग्रंथ में ऐसा लिखित में नहीं आया है कि वैश्य के लिए झूठ बोलना चाहिए या शूद्र के लिए झूठ बोलना चाहिए, या फिर क्षत्रियों के लिए मांस मदिरा का कहीं सेवन, हिंसा की प्रवृत्ति क्या ये। इस पर एक उदाहरण आता है, महाराणा प्रताप घास की रोटी खा करके इतिहास गवाह है, वो भी क्षत्रिय थे। वहां पर उन्होंने जो है मांस मदिरा का सेवन नहीं किया, जंगल में तो मांस थे। ऐसी स्थिति में हमें समझने वाली बात यह होती है, क्या जो हमारा समाज है या हमारी जो व्यवस्था है, जिस चले चल रही है, जिस तरह इस समय का जो परिवेश बना हुआ है, इस समय का जो वातावरण बना हुआ है, क्या हम उसमें कोई सुधार लाना चाहते हैं, या समाज के सामने जो आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार या आज की जो स्थिति परिस्थिति है देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवारों के प्रति, हम एक नई सामाजिक व्यवस्था का यदि बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट देते हैं, तो यदि हम ये कहें कि वैश्य झूठ बोल सकता है और ये कहें कि व्यापार में झूठ बोलना, भाई व्यापार नहीं चलेगा, तो यहां बड़ी कुछ जो व्यक्ति हैं, क्योंकि जब समाज शब्द की बात आती है और ये जाना कि समाज जो है वो संपूर्ण मानव जाति के समूह है, उसको ही हम कहेंगे, तो उसमें कुछ जो प्रवृत्ति के लोग हैं
वो तो ये कहेंगे भाई व्यापार में झूठ, एक व्यक्ति कहेगा कि मैं तो झूठ नहीं बोलता व्यापार में, मैं ये कहता हूं कि देखिए मेरी चीज 90 रुपए की आई है, 5 रुपए इस पे खर्चा आया है, मैं इसकी 100 की बेचूंगा भाई। हमने देखा है दुकानों पे लिखा हुआ है एक दाम, वो घटते हैं ना बढ़ते हैं। हमारी बिशौली में भी एक दुकान है और साहब बड़े ग्राहक जाते हैं वहां, और जब उनसे कहता है तो वो हंस करके बोलते हैं कि देखो साहब यहाँ आप मोल भाव मत करिए, हाँ इतना कह सकते हैं कि हम आपको अपना जो बही खाता है, यानी जो माल लाते हो, माल ला करके जो हम ट्रांसपोर्ट का खर्चा या जो क्रय मूल्य है उसका, वो आपको दिखा सकते हैं। और 10% यदि हम उस पर मुनाफा लेते हैं तो वो हमारा श्रमिक है, पारितोषिक है, परिवार को चलाने की जो व्यवस्था एक बनी हुई है। श्रम के यानी समय श्रम है, समय हम दे रहे हैं तो श्रम हुआ, और श्रम हुआ समय दिया तो कुछ हमारे लिए उससे प्राप्त हो। तो ये जो चीजें हैं, इस आधार पे भी हमें स्वयं में थोड़ा सा जो नीतियां साम दाम दंड भेद नीति हैं, राजा के भी आधार पर आप आइए कि राजा हमारे सामने जिस स्थिति का है, यदि वो सात्विक प्रवृत्ति का है और केवल युद्ध बचाव पक्ष में आया है करने के लिए, तो सामने वाले की मनोदशा क्या है, इस पर हमें जो है जरूर विचार करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो राजा हैं वो राजा ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति, मेरे सामने वाला व्यक्ति कैसा है उस तरह से वो चीजें हमें चारों में से अपनानी चाहिए। लास्ट बात मैं कह करके समाप्त करूंगा। जहां मुस्लिमों की नीति आती है, देखो साहब दंड नीति तो ठीक है हम लोग बोलते हैं, लेकिन वहां मैं नहीं देखता। दंड नीति तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ होती है। जैसा मैंने एक अध्यापक का उदाहरण दिया और भी हमने परिवार मुखिया का उदाहरण दिया, उनकी छल नीति जरूर रही है, हमेशा से उन्होंने छल से युद्ध जीते हैं, छलावा किया है, छल किया है, पूरा इतिहास देख लीजिए। और यही नीति जो है छल नीति, और इसमें थोड़ा सा और मिला दें, जैसे आप लोग बोल रहे हैं दाम नीति, जैसे मदर टेरेसा का लीजिए, तो मदर टेरेसा ने जो यहाँ पर जो धर्म परिवर्तन कराया है, जो एक मतलब उसमें दाम नीति का तो प्रयोग नहीं किया था, उसमें सेवा भाव उनका जरूर था, और एक उसको भी छल नीति कह सकते हैं। तो ये कुछ हमारी व्यवस्थाएं रही हैं, उनकी जो छल नीतियां हैं, हमारी साम दाम दंड भेद नीति चारों व्यक्ति विशेष के लिए बनाई गई थी। और जो तपस्वी ब्राह्मण थे, जो मोक्ष के लिए कहिए, सुख के लिए कहिए, आत्मचिंतन कहिए, जंगलों में रहते थे और जो तपस्या करते थे, उनकी दिनचर्या जरूर एक अलग तरह की हुआ करती थी। उनका जीवन जरूर, वो हिंसा के लिए नहीं अपनाते थे, राज व्यवस्था के पास जाते थे, जैसा कि हम देखते हैं सब। बाकी सामाजिक व्यक्ति के लिए, राज व्यवस्था के लिए, समाज में जो व्यक्ति रह रहा है, वो चारों नीतियां उसके सामने वर्तमान स्थिति परिस्थिति पर होने पर लागू होती हैं। जी धन्यवाद। ये और कोई बताइए। श्रीकांत जी बताइए। देखिए, आप जितना लोग बोल रहा है सब लोग इसको, इस साम दाम दंड भेद को मार क्या क्या उसमें अकल लगा रहे हैं, बहुत अकल लगा रहा है। ये अकल लगाने का इसमें कोई स्कोप नहीं है। ये मनुस्मृति से शुरू होती है ये कहानी। राम जी को भी लेकर वाल्मीकि में रामायण में भी है, और तुलसीदास जी ने भी साम दाम दंड भेद की बात की है। और जो चाणक्य के बेटा है, उन्होंने भी वो पंचतंत्र की जो कहानियां है उसमें भी साम दाम दंड भेद की बात की जाती है। तो साम दाम दंड भेद ये विदेश नीति है किसी गवर्नमेंट की, वैदेशिक नीति है। अब इसका क्या क्या साम दाम का अर्थ लगा रहे थे आप लोग। देखिए, अभी पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, अभी ताजा का ताजा चारों को यहीं पर चेक कर लीजिए पाकिस्तान के युद्ध में।
साम मतलब हो गया, ये समझा रहा है सब। ये 7 गो डेलीगेट गया है भिन्न भिन्न देशों में। ये साम कर रहा है, ये अपनी अपने कर रहा है, अपना स्टेट्समैन है भारत का। भारत की ओर से बोल रहा है, तो ये साम हो गया। विदेश नीति चारों में है। दाम, जो पाकिस्तान में आतंकी बैठा हुआ है, कोई गनमैन जाता है, नॉर्मल सा गनमैन जिसको कोई नहीं जानता है, आतंकी को ये दाम नीति है। ये दाम दे करके ये टेररिस्ट को मारा जा रहा है। अब दंड दंड देता है उसको, जैसे जैसे 91 लाख 91 हजार की 90 हजार क्या पाकिस्तानी को अरेस्ट किया था बांग्लादेश युद्ध में भारत। तो ये दंड नीति, ये गवर्नमेंट कोई भी चलती है तो अपने दंड नीति से चलती है। साम दाम दंड भेद, और लड़ाने के लिए और टैक्टिस टैक्ट होता है। सब लोग सबको लड़ाने की कोशिश करता है। अब देखिए पाकिस्तान का युद्ध देख लीजिए, अमेरिका की एक अलग नीति है इसमें, चीन की एक अलग नीति है इसमें, रूस की एक अलग नीति है। अमेरिका क्या सोचता है? अमेरिका ये सोचता है कि ये लड़ेगा, हथियार भी बिकेगा अपना, और दूसरा क्या होगा कि ये तो झगड़ा फैलेगा तो अस्थिर नहीं रहेगा, तो भारत का इकोनॉमी जो है अभी 4 नंबर में चला गया तो 3 नंबर में नहीं जाएगा। चीन भी ऐसा ही सोचता है कि लड़ेगा झगड़ेगा तो इसका इकोनॉमी गिरेगा, तो भाग करके जा रहा है कारखाना खोलने के लिए, नहीं जाएगा। तो ये सब भेद नीति है। ये भेद, उसका कुछ कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। वो कहीं से कहीं एजेंडा अपना सेट करता है, अपने नजर से देखता है। रूस देख रहा है कि चीन और भारत मिल जाता है तो अमेरिका का पर फ्रांस का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। तो ये सब भेद नीति है, ये सब विदेश नीति में आता है। ये समाज में आप पंडित बीरी खोजने चले गए साम, बनिया बीरी खोजने चले गए दाम, ऐसे नहीं है। राजपूत बीरी खोजने चले गए दंड, और अब पता नहीं भेद किसके पास खोजेंगे। तो ऐसा ये सब नहीं है, ये विदेश नीति में आता है। ये हर जगह हर ग्रंथ में मिलता है आपको। थैंक यू। जी, अन्य साथी अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा, हम एक मिनट। जी बताइए। शाम, आज का जो विषय है साम दाम दंड भेद, ये 4 मुख्य तत्व रखे गए हैं। इसमें इन नीतियों की चर्चा का विषय है। साम का अर्थ होता है समन्वय, संतुलन, शांति। दाम का अर्थ होता है विज्ञान के सापेक्ष, आनंद के सापेक्ष, शांति के सापेक्ष जो समन्वय संतुलन जो स्थापित किया जाता है वह साम होता है। साम ही मुख्य तत्व है। बाकी साम अन्य मतलब चीज तो समझाना होता है, टू कन्विंस, समझाना किसी बात को, मतलब साम। क्या? मंगला प्रसाद जी, आप बताइए। समझाना आप समझाना, सामने आप समझाना। मंगला प्रसाद जी बताइए आप। हाँ, तो हम कहने का मतलब है कि साम ही इसमें महत्वपूर्ण होता है। बाकी 3 का बहुत थोड़ा अस्तित्व है। शाम के अतिरिक्त किसी अन्य का अस्तित्व नहीं है। लेकिन इन 3 को शाम के वैकल्पिक व्यवस्था में लिया जाता है। जो शाम से संतुलन व्यवस्था आज स्थापित नहीं, तब अंतिम विकल्प के रूप में हम अर्थ का माने दाम और दंड का और भेद की व्यवस्था लेते हैं। तो इसमें से महत्वपूर्ण जो है कि यदि शाम के बाद देखा जाए भेद हो जाता है, क्योंकि बाकी दाम और जो है कि यह आपका दंड, ये दोनों एक दूसरे के मध्य के बीच विकल्प हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अस्तित्व है। हमारे कहने का मतलब है हमें विशेष चर्चा इस पर करनी चाहिए, शाम क्या है, हर तरह से संतुलन समन्वय कैसे बैठाया जाए। बाकी तो अन्य सब चीज वैकल्पिक बातें हैं,
इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद। अन्य साथी अपनी बात रख सकते हैं। हाँ ब्रजेश जी। जी बताइए नरेंद्र जी। देखिए, मैंने इन मामलों को जिस प्रकार समझा है वो मैं कहने की कोशिश करता हूँ। ये चारों विषय, साम दाम दंड भेद, नीति के नियोजन का एक प्रकार है। कोई भी करेक्टर, आदमी, संस्था, संगठन, नियोक्ता, कोई भी, ऐसी कोई बात नहीं है किसी एक ही दृष्टिकोण के आधार पर अपनी पूरी नीति बनाएगा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मान लिया कोई व्यापारी है, छोटा बड़ा कैसा भी हो, झूठ बोल ही लेता है, उसके लिए आवश्यक हो जाता है। कई बार वो समझाने के भी प्रयास करता है अपने संपर्क में आने वाले लोगों को। कोई ऐसी बात नहीं है कि झूठ नहीं बोलेगा, बोल देता है। नीति है भाई, और नीति का मतलब है जो परिस्थिति के अनुसार उचित निर्णय है उसके अनुसार वो कदम उठाए जो प्रयोग में ला रहा है व्यक्ति। इसे नकारा नहीं जा सकता, और अगर इसे नकार देंगे तो मेरे ख्याल में नीति बनेगी ही नहीं। नीति का बुनियादी लक्षण है ये कि परिस्थिति के अनुसार अगर आप निर्णय नहीं कर सकते हैं, ऐसे किसी लीक पर नहीं जा रहे हैं, तो असफल हो जाएंगे। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि कोई प्रॉपर व्यक्ति प्रॉपर दृष्टिकोण के आधार पर ही चलता रहेगा। कई बार वो बदल देता है, अचानक से बदल देता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, परिस्थिति के अनुसार भी निर्णय बदल देते हैं। अपने काम करने के तौर तरीके को जो चेंज ले आता है, अभी काम ही नहीं चल रहा तो अब इस तरीके से कदम उठाएंगे। अब हम उसे ये कहें कि वो झूठ बोल रहा है तो ये एक बेतुकी सी बात है। उसने अपनी स्थिति समझी और उसके मुताबिक कदम उठा लिया। झूठ बोलना ना बोलना तब किसी मायने में खतरनाक हो सकता है जब मेरे झूठ बोलने से ब्रजेश जी को फांसी लग जाए या उनका कोई नुकसान हो जाए। उस झूठ बोलने को पाप समझा जा सकता है। लेकिन ऐसी दशा हो कि ब्रजेश जी कोई विचार बेचे या मैं कोई सामान बेचूं और उसमें कहूंगा 1-8% झूठ बोलना पड़ गया, उसमें पाप हो गया, तो वो बेकार की बात। एक ब्राह्मण प्रवृत्ति हो सकती है, एक व्यापारिक प्रवृत्ति हो सकती है, उसमें कोई बात नहीं है, ना माना जा सकता है। और अगर कोई इतनी आदर्श व्यवस्था बनाने की बात करता है तो मेरे समझ में तो यही एक प्रकार का झूठ है कि इतनी आदर्श व्यवस्था बन सकती है जिसमें कोई ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति पूरे जीवन कोई एक शब्द झूठ बोलेगा ही नहीं। जितना मेरा व्यवहार रहा है दुनिया में अभी तक, अनेक लोगों से मैं मिला हूं, कहीं ना कहीं ये समझ में आ ही जाता है कि मैं या ये सामने वाला आदमी इस समय अनावश्यक बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो ये कौन सी बात होगी। ये चारों विषय व्यक्ति के लिए नीति निर्धारण के रूप में एक इनका चुनाव हुआ है। धीरे धीरे जो ऋषि मनीषियों ने समझा, बुद्धिमान लोगों ने समझा कि समाज की नीति किस आधार पर बनेगी, ऐसा कुछ होता है। ये लक्षण प्रकट करने वाले शब्द हैं। इस्लाम की क्या है व्यवस्था का तरीका, वो जल्दी ही वर्चस्व कायम कर लेना चाहता है समाज के ऊपर। समझाना वमझाना कुछ ज्यादा चक्कर नहीं है, तलवार निकालो और अपनी विचारधारा या तो मान ले या फिर हम मनवा देंगे। क्रिश्चियनिटी का अपना एक फंडा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि भैया लोग अपने यथार्थ के अनुसार नीति नहीं बना रहे, बदल रहे हैं। पिछले 200-250 साल में दिखाई दे जाता है। हिंदुओं में भी पूरा जोर, जो मैंने कई जगह देखा है, जो भारतीय जो ओरिएंटल लिटरेचर है, जो भी कुछ यहाँ है सामग्री,
जो उसकी वकालत करते हैं बहुत ज्यादा कि इस आधार पर पूरी व्यवस्था चलनी चाहिए। देखने में ये बात आती है कि वे भी भारतीय दर्शन को, जो ये विचारधारा यहाँ की, इसके आधार पर जो जनसमूह है उससे चाहते हैं कि इस्लाम के जैसा आचरण करे, मतलब संगठनात्मक आचरण करे, लोगों पर वर्चस्व कायम करे। ये बात समझ में नहीं आती कि एक तरफ तो वो एक आदर्शवाद की बात करते हैं कि व्यक्ति का सामाजिक महत्व सर्वोपरि होना चाहिए, और दूसरी तरफ उनका दृष्टिकोण ये होता है कि अगर वो सामने वाला जिस प्रकार अपना वर्चस्व कायम कर रहा है उसी प्रकार हम भी अपना वर्चस्व कायम करें। वैचारिक समझाइश या और दूसरी बातें उन्हें एक तरफ रखो। ये दोनों बातें, ये दोनों घटनाएं एक साथ कैसे हो सकती हैं, ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है। होगी तो एक होगी, या तो आप एक आदर्श व्यवस्था की तरफ जा सकते हैं, या दूसरी तरफ इस्लाम या संगठनात्मक धर्म की जो अवधारणा है उसके आधार पर एक बंद व्यवस्था की तरफ जा सकते हैं। एक समय पर एक ही रास्ते पर जा सकते हैं। मेरे कहने का लबोलुआब इतना है। अब अगर कोई ऐसी दशा भारतीय समाज तय कर लेता है कि परिस्थिति अनुसार हम भी निर्णय करेंगे, कुछ झूठ सच का ऊपर नीचे होगा, जैसा सब करते आ रहे हैं हम भी कर लेंगे, तो इसमें क्या, इसमें मैं तो इसे नादानी नहीं मानता, मैं तो इसे समझदारी मानता। तो ठीक है, जैसी परिस्थिति है वैसा कुछ निर्णय कर लेते हैं। एक आदर्श कदम पर अडिग रह करके अपने आप को मूर्ख साबित कर देना अच्छे नीति नियोजक की पहचान नहीं हो सकती है। और ना ही अगर कोई आदमी बिल्कुल अडिग हो जाता है, भाई ऐसा ही हो जाता है कि मैं 100% झूठ ही बोलूंगा, चाहे कुछ भी गर्दन कट जाए, और चाहे गर्दन कट जाए मैं 100% सच ही बोलूंगा, वो परिस्थिति के अनुसार निर्णय करेगा ही नहीं, तो ये अंतिम जब निर्णय होगा तो ये मूर्ख व्यक्ति की ही पहचान हो सकती है, और उसमें समझदारी का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। ये जिन लोगों ने परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लिया है, मेरे ख्याल में वे ज्यादा सफल भी रहे हैं। और उधर से बुला लो, उधर बाहर खड़ा, बाहर से बुला लो। तो ये जो बात है, ये नहीं कहा जा सकता कि इस्लाम के अनुयायियों ने कभी परिस्थिति अनुसार निर्णय नहीं करे होंगे। शायद अनेक करे हो, उन्होंने भी ऐसी नीति बनाई हो, लेकिन उनका जो घटनाक्रम है उसमें ज्यादा जो बात दिखाई देती है वो अपनी विचारधारा, अगर कोई सहजता से नहीं सुनना समझना चाहता तो वो उस पर दूसरे आदमी पर लाद देना चाहते हैं। इसलिए ही ये बात साबित हुई कि इस्लाम तलवार के दम पे पूरी दुनिया में ज्यादा अपना प्रभाव स्थापित कर पाया, और अब भी उनकी वही कल्चर बनी हुई है। तो ये कुछ ऐसा घटनाक्रम समझ में आगे। आता है। मैंने ये बात हाँ, कही, धन्यवाद। और आगे बताइए कोई। बाबू जी बताइए। तब आप रख दीजिए। हाँ बाबा नमस्कार। जी पवन जी। हाँ बताइए। बाबा देखिए, ऐसा है कि व्यवस्थाएं लोगों के लिए बनी, गुलाम प्रवृत्ति के लोगों के लिए इस्लाम बना। इन्हें किताबों की गुलामी करना है, किसी किताब को मान के उसके हिसाब से चलना है। लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो आप परम स्वतंत्र हैं। आपको अपनी व्यवस्था के लिए अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, जो कठिन कार्य है। उसमें किसी किताब में बनाई हुई व्यवस्था के अनुरूप चलना आसान होता है, और सही कहना भी आसान होता है कि जो किताब में लिखा है उस हिसाब से हम चल रहे हैं तो हम सही हैं, इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है, और जो काम करना है वो करते रहिए। तो वो अपने आप में एक श्रेष्ठ कार्य है। आप अपने दिमाग से समझ सकते हैं कि जो भी इस्लामिक नियम है वो श्रेष्ठ है। दुनिया हमसे नीचे है, हम यहाँ ऊपर हैं। जीवन आप श्रेष्ठता में बिता सकते हैं, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि आप हिंदू जन जीवन की प्रवृत्ति को अपनाएंगे
तो जैसे हम और आप विचार कर रहे हैं ऐसे ही विचार करना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है, अच्छा बुरा। तो कुछ परिवर्तन होगा हर काल परिस्थिति में, और उस परिवर्तन को करते रहना ही भारतीय दर्शन। साम दाम दंड भेद युक्ति से मुक्ति पाना, यह नीति है, इसे अपनाना पड़ता है। जब आप अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे तो इन नीतियों से आप जो है अपने आप को सफल बनाएंगे। और जब आपको अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करना है, किसी किताबी व्यवस्था के अनुरूप चलना है, तो फिर आप गुलाम प्रवृत्ति के हुए। तो उसके लिए इस्लाम सही है, ईसाइयत सही है। कोई गलत नहीं है, न इस्लाम गलत है न ईसाइयत गलत है। जैसी आपकी प्रवृत्ति हो वैसा आप व्यवहार करिए। धन्यवाद। जी बाबा जी, आप अपनी बात रख दीजिए। ये जो चार बातें हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चारों गुण होते हैं। लेकिन चारों गुण होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति में किसी एक की विशेषता होती है। चारों योग्यताएं किसी भी व्यक्ति में समान नहीं होती, बराबर बराबर नहीं होती है। तो ये जो साम दाम दंड भेद है, यह अपनी विशेष योग्यता के आधार पर आपको उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे मैंने अपने जीवन में चारों को समझा, चारों का उपयोग किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरे अंदर ये एक विशेष गुण डेवलप हुआ कि मैं तो ब्राह्मण प्रवृत्ति का हूं। ये डेवलप हुआ धीरे धीरे। अब उसके बाद मैं इस लाइन पर ही ज्यादा तेजी से बढ़ा। तो अब विचारणीय प्रश्न ये है कि अगर जिस व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण प्रवृत्ति विशेष है, वह व्यक्ति अगर सामान्य परिस्थितियों में किसी अन्य प्रकार का अगर आचरण करता है तो वो आसानी से पकड़ा जाएगा। अगर कोई ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति झूठ बोलता है तो सामने वाला आसानी से समझ जाएगा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके अंदर झूठ बोलने की योग्यता उतनी सफाई नहीं है जितनी सफाई से वो झूठ बोलना चाहिए। विशेष अगर कहीं मान लीजिए ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसने बल प्रयोग किया, तो बल प्रयोग करेगा तो वो मार खा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो योग्यता नहीं है। अभी आप इस बात को सोचिए कि भारत में नरेंद्र मोदी के आने के पहले अराजकता का वातावरण क्यों बढ़ रहा था? क्या इसके पहले 70 वर्षों तक कोई योग्य लोग आए ही नहीं? मुझे लगता है कि आए तो जरूर, लेकिन उन लोगों को एक सिद्धांत
ब्राह्मणवादी सिद्धांत, मेरा जो अपना अनुभव है कि गांधीवादियों ने राज्य को सबसे ज्यादा मिसगाइड किया, बुरी नीयत से नहीं, केवल इस बात से कि वो उतना ही जानते थे। भाई यह बात, जैसे जयप्रकाश जी गांधीवाद से प्रभावित थे और जयप्रकाश जी ने यह संदेश दिया सरकार को कि डकैतों का हृदय परिवर्तन करो। क्या डकैत हृदय परिवर्तन से मानने वाले हैं? क्योंकि शाम जब असफल हो जाता है, जब दाम भी असफल हो जाता है, तब इसके बाद दंड की बारी आती है। तो भाई जब इस प्रकार के जो डकैती करने वाले थे उनको सब लोगों ने खूब समझाया, माने ही नहीं, क्योंकि वो तो जानबूझ करके कर रहे हैं। उससे नहीं माने, दाम से किसी तरह नहीं माने वो, क्योंकि वो उनको तो लूटपाट करनी थी। जितने अपराधी दंड से माने उतने साम और दाम से नहीं माने, क्योंकि साम और दाम जब असफल हो जाता है तभी दंड आता है, और जब दंड भी असफल हो जाए तब चौथा आता है भेद। साम दाम दंड के बाद, अन्यथा भेद का उपयोग अच्छा नहीं माना जाता है। ये जो है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चारों गुण हैं, लेकिन किसी न किसी की विशेषता होती है, और जिसमें विशेषता होती है उसी का उपयोग वो सफलतापूर्वक कर पाता है। अगर वो किसी दूसरे लाइन में हस्तक्षेप करता है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो योग्यता ही नहीं है। ये अब एक जो विषय आया शूद्र या महिलाएं, मैंने सुना है पुराने जमाने में कि महिलाओं का और शूद्रों का कोई वर्ग नहीं होता था। वे तो जिस घर में घर के साथ होती थी उसी उसी घर के आधार पर उनकी जाति और वर्ण बन जाता था। ऐसा सुना हूं, मैं पक्का नहीं कर सकता, क्योंकि भाई सुना हुआ मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह हम लोगों को यह बात जरूर समझनी चाहिए कि अगर राज्य को यदि हम राज्य को यह जिम्मा दे देंगे कि तुम हृदय परिवर्तन करो, तो राज्य सफलतापूर्वक कर ही नहीं सकता है, क्योंकि राज्य ने हृदय परिवर्तन सीखा ही नहीं है कहीं। उसके अंदर तो ये गुण ही नहीं है, ये गुण ही नहीं है आपके अंदर। भाई जहाँ मिर्च का उपयोग करना हो वहां मिर्च का उपयोग होगा, जहाँ शक्कर का उपयोग, क्योंकि सबके अपने अपने गुण धर्म सब बने हुए हैं। उसी तरह ये जो चार वर्ण हैं, कि चारों वर्णों की विशेषताएं अपने अपने हिसाब से निर्धारित हैं, और जो अपनी लाइन में चलता है, मैंने कहीं लिखा होगा पहले कि अगर राहुल गांधी को अगर ब्राह्मण की दिशा दी जाती
तो राहुल गांधी एक बहुत अच्छे विचारक हो सकते थे, लेकिन राहुल गांधी को आपने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी राजनीति की, उनके अंदर योग्यता ही नहीं है उतनी। अब राहुल से आप चाहते हैं कि राहुल गांधी झूठ बोले, जब राहुल झूठ बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं, साधारण साधारण झूठ में भी, क्योंकि झूठ बोलने के लिए जो कला चाहिए वो उनके अंदर है ही नहीं। तो भाई इतना आसान तो नहीं है कि झूठ बोल दे। जब से ये चारों वर्ग की संस्कृतियों में जब गिरावट आई, सबके अंदर कुछ ना कुछ गिरावट आई, कहां से हुआ, क्या कारण हुआ, वो अब सब अलग विषय है। आप यह सोचिए कि साम्यवादी संस्कृति का मूल शब्द क्या है, वाक्य, मूल वाक्य है उनका घोषित है, अघोषित मैं नहीं कह रहा हूं, घोषित वाक्य है वर्ग संघर्ष। साम्यवाद हमेशा फूट डालो, वर्ग संघर्ष। तो साम्यवाद की यही हमेशा से नीति रही है। और जैसा ब्रजेश जी ने आपको बताया कि साम्यवाद सत्ता में आने के लिए तो भेद नीति का उपयोग करता है, और सत्ता प्राप्त होते ही छत्री बन जाता है, वहां से वो भेद नीति बिल्कुल छोड़ देता है। लेकिन जब तक कहीं पर भी वो सत्ता में नहीं रहेगा तब तक भेद नीति के अलावा किसी का उपयोग नहीं करता है। ये उसकी विशेषता है। इसलिए मेरे विचार से हम लोगों को यह इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी विशेष योग्यता है, और हमको अपनी विशेष योग्यता की ही लाइन पर चलना चाहिए। मैं आपको अपने परिवार की बात बताऊं कि मैं तो जब तक मैं ब्राह्मण प्रवृत्ति का रहा, हमारा परिवार बहुत बार भूखा रह जाता था दिन भर, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती थी। 95 में हमारे परिवार के लड़कों ने, मेरे मेरे लड़कों ने ये कहा कि ये लाइन हम लोगों से नहीं चलेगा। वो लोग वैश्य लाइन में चले गए, वो वैश्य की लाइन में सफल हैं, और मैं ब्राह्मण की लाइन में सफल हूं। मैं वैश्य की लाइन में जीवन भर सफल नहीं हुआ, यद्यपि सारी चारों वर्णों के चारों मैंने चारों को उपयोग किया है। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे मेरे अंदर एक विशेष योग्यता विकसित होती चली गई। अब मैं चाहूं कि अब इस कालखंड में मैं अगर भेद का उपयोग करूं, तुरंत पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि न तो उतना सफाई से झूठ बोल पाऊंगा, न आपस में कोई भेद के हिसाब से लोगों को इधर से उधर लड़ा सकूंगा। तुरंत पता चल जाएगा कि क्या आपने ऐसा कैसे कर दिया। ये कोई साधारण बात तो नहीं है। इसलिए मेरे विचार से अपने अपने विशेष योग्यता के आधार पर अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। अभी भारत में क्या कश्मीर की समस्या
शाम से सुधरी कि शाम से सुधरी? कश्मीर की समस्या हाँ। भय से सुधरी। चुनाव चीनी अनाज बरसात होगा किसान। इस माइक ऑफ कर लीजिए। तो कश्मीर की समस्या कहीं साम और दाम से नहीं सुधरी, सुधरी तो दंड से सुधरी। अब आप सोचिए कि जब कश्मीर में दंड का उपयोग हुआ, पिछले 4-5 साल पहले तो हुआ ही है, तो सारे लोग वो लोग नहीं, लोगों का दिल जीतिए, फलाना ढिकाना 25 तरह का, काहे नहीं 70 साल तक दिल जीत लिए लोगों का। नक्सलवाद की समस्या किस चीज से सुलझी? सिर्फ दंड से सुलझी। बाकी उसमें कहीं भी आपको शाम का काम नहीं आया, दाम काम नहीं आया, सिर्फ अगर काम आया तो दंड ही काम आया, भेद भी वहां काम नहीं आया। इसलिए जहां जिस तरह की परिस्थिति होती है, भाई पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि थे, वो ऋषि मुनियों ने हमेशा इस अलग अलग उपयोग किया है। ऋषि मुनियों ने कभी शस्त्र नहीं उठाए, शस्त्र दिए, राम को शस्त्र दिए, लेकिन शस्त्र का उपयोग नहीं किया उन लोगों ने कभी। और राम ने या कृष्ण ने, राम और कृष्ण का अलग अलग है, वो अलग कभी विषय आएगा। अगर ये लोग प्रवचन देते रह जाते राम और कृष्ण, वो मारे जाते, क्योंकि उतनी योग्यता ही नहीं है इनके अंदर, तो शस्त्र की योग्यता है। तो इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी योग्यता के अनुसार अपनी लाइन पकड़ना ज्यादा अच्छा है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। आप अपनी लाइन पर अगर चलेंगे, उसमें अगर मृत्यु भी होगी तो अपयश नहीं मिलेगा, और अगर आप दूसरे की लाइन पर जाएंगे तो आपको अपयश भी मिलेगा, मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः। चलिए और बताइए। और पूछिए, अभी तो समय है आपके पास, या बोल भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। राजेश कोई, प्रजापति, क्या आप कुछ हाँ बोलना चाहेंगे? बताइए। कोई प्रश्न किसी का? बाबूजी, मुझे लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। कल का विषय रख सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो बताइए। नहीं बाबूजी, स्पष्ट है। अभी तो कई लोग बोले भी नहीं है कुछ भी। आज मदन जी नहीं बोले, वैद्यराज जी हैं, राजेश जी हैं। हाँ। हाँ, सब सहमत है, बाबा जी की बातें समझ में आ रही है। अच्छा, ठीक है तो। बाबूजी, मुझे लगता है कि वैसे तो चारों प्रवृत्तियां हर व्यक्ति में हैं,
हाँ ठीक लेकिन है। समानता के आधार पर ही हम जैसे वर्ण तय करते हैं वैसे ही नीति भी तय करेंगे। जो एक बात जो आचार्य जी ने कही कि कई वैश्य ऐसे हैं जिन्हें झूठ नहीं बोलना पड़ता है। मैं एक कंपनी में कार्यरत हूँ तो मुझे अच्छी तरह से पता पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो क्लाइंट के साथ डिस्कस नहीं की जाती हैं, और वैसे उन्हें सब कुछ बताया जाता है। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट में होगा। सेल्स वाले को प्रोजेक्ट लाना है तो उसकी नीति अलग है, और जिसको प्रोजेक्ट डिलीवर करना है उसकी नीति अलग चलती है। तो वहाँ उनकी आवश्यकता रहती है, उसके बिना मार्केट में कंपटीशन है। आपको कोई टेंडर लेना है अंबानी को या अदानी को, और दुनिया में प्रतिस्पर्धा करनी है, तो बहुत सारी बातें छुपानी पड़ती हैं और बहुत सारी हवाबाजी करनी पड़ती है। उसी में थोड़ा सा झूठ बोलने में शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये सारी नीतियां तो अपनाई ही जाती हैं, चाहे कूटनीति कहिए, चाहे झूठ कहिए, चाहे छुपाना कहिए। लेकिन व्यापार में प्रतिस्पर्धा होगी तो बाबा रामदेव हों और चाहे जितनी कंपनियां हैं, वो दिखाते हैं कि फेयर एंड लवली लगाइए और गोरे हो जाइए। सारे प्रचार ऐसे ही भ्रामक और झूठे रहते हैं, तो वो तो सहारा लेना ही पड़ता है। बताइए और कुछ किसी का। बाबूजी कल का विषय विपुल जी रख सकते हैं। बताइए। हाँ, कल का जो विषय है वो है परिवार का महत्व। कोटेशन संख्या है 5120 से लेकर 5127 तक। जो हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं वो है, पहला, वर्तमान समय में परिवार या समाज सशक्तिकरण की आवश्यकता। दूसरा, परिवार सहजीवन की पहली पाठशाला। तीसरा, टूटती परिवार व्यवस्था वृद्धों और बच्चों के लिए अभिशाप। और चौथा, परिवार या समाज व्यवस्था राज व्यवस्था का बोझ हल्का करने में सहायक। ये 4 कथन हैं, इन पे हम कल चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। रॉबिन जी मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं। ज्ञानेंद्र जी होंगे अब तो।